हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ MST क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, जिसमें मैं पूरी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करूँगा। अगर टाइम बचा तो मैं और भी टॉपिक्स कवर करूँगा, लेकिन सबसे पहले अपन लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 बेसिक्स हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है उनको स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। एक है नोमेनक्लेचर, दूसरा है आइसोमरिज्म, तीसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो नोमेनक्लेचर क्या है? इसका एक फर्स्ट स्टेप है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पावर रखते हैं तो आपको हर चीज़ को कैसे नेम करना है, कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात बता दूं कि जो 50 क्वेश्चन आते हैं MST CET में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर टॉपिक से ही आते हैं। मतलब या तो आपको पूछ सकता है कि कंपाउंड्स का नेम पूछ लेगा, जैसे कि कोई कंपाउंड दे देगा, उसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप जोड़ देगा और आपको उसको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर करना होगा, नेमिंग करना होगा। कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लोअर लोकेंट रूल क्या है, ये सब चीज़ें अपन लोग देखेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं, फिर कोई साइक्लोहेक्सेन के साथ कोई और बड़ा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, कौन सा मेन कंपाउंड होगा, ये सब चीज़ें अपन लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो अपन लोग फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कवर करेंगे। मतलब अगर अपने को पता ही नहीं है कि किस तरह के फार्मूला आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला कैसे कैसे होंगे वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम कौन सा है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, कैसा कार्बन एटम है वो भी डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है या ब्रांचेस कितनी है, किस हिसाब से आइसो नियो नोमेनक्लेचर कर सकते हैं उसका अपन लोग, वो सब देखेंगे। उसके बाद अल्काइल ग्रुप को देखेंगे। अब अपन लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, ब्रांच चेन, आइसो नियो फॉर्म, हर तरह के फॉर्म को देखेंगे। फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप को भी अपन लोग अच्छी तरह से कवर कर रहे होंगे इसमें। फिर उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाने के बाद फिर अपन लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन्स, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद अल्कीन और अल्काइंस, और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये कैसे बनेंगे, कैसे काउंट होता है। फिर उसके बाद देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन, फेनॉल, कार्बोक्स बेंजल्डिहाइड, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब चीज़ें पूरे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन लोग मैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए एक 4 रूल ही बताऊंगा। उस रूल के बाद आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, मतलब क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक लिखा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फार्मूला आर देयर टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम कितने तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख सकते हैं, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो पहला टाइप है कंप्लीट फार्मूला। कंप्लीट फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं बोलूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में, तो मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ आपको कंप्लीट फार्मूला ऑफ ब्यूटेन लिखिए आप, तो आपको तो पता है कि आप पिछले क्लासेस में पहले आप पढ़े होंगे कि फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, कंप्लीट फार्मूला मैं बोलूँ, मान लो मैं बोलता हूँ पेंटेन का कंप्लीट फार्मूला लिखो, तो पेंटेन का पहले तो अपन लोग देख लेते हैं कितने एटम से बना है। तो C5H12 उसका फार्मूला है, तो उसको रिप्रेजेंट करो स्ट्रक्चरल फार्मूला के हिसाब से मैं बोलूँगा। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाओगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ोगे। आपको तो पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, उसकी वैलेंसी 4 है। तो ये जब हम लोग पूरे हाइड्रोजन और कार्बन को कनेक्टिंग बाय बॉन्ड्स शो करते हैं, तब उसको अपन लोग कंप्लीट और स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँ, और इसमें एक और चीज़ है, अपन लोग V ऑल्सो रिप्रेजेंट लोन पेयर्स। अब देखो लोन पेयर्स तो आपको पता ही होगा। अब लोन पेयर्स में बोलूँ तो ये H है, अब इन लोग में तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन इनके पास है ये सब शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ मैं मिथेनॉल का, लो तो मिथेनॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ CCO और H। अब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर मैंने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 क्वेश्चन और बहुत सारे कर सकते हो। मैं बोलूँ आपको हेप्टेन के लिए कीजिए,
ऑक्टेन के लिए कीजिए, एसिटिक एसिड के लिए कीजिए, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड के लिए। ठीक है, आप इससे फॉर्मूला को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैंड फिक्स हो जाएंगे और आप 1 मिनट के अंदर बहुत इजीली, मतलब ये जो नोमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको आप इजीली 30 सेकेंड के अंदर कवर कर सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट टाइप जो आता है अपन लोग का वो है लाइन एंगल फार्मूला। अब इसमें एक चीज़ है, क्या है पता है, लाइन एंगल फार्मूला ना अपन लोग एज्यूम करते हैं कि जो हाइड्रोजन को है ना अपन लोग हाइड कर देते हैं। बस अपन लोग क्या करते हैं पता है, जब भी मैं अगर लाइन एंगल फार्मूला बोलूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जो जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर एक कार्बन का एटम है और टर्मिनल्स पे कार्बन का एटम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन, मतलब इथ मिथ प्रोप ब्यूट। तो ये क्या है, ब्यूटेन है। अगर आपने कोई सब्सटीट्यूएंट जोड़ना है मान लो, तो मैं यहाँ पर से एक लाइन खींच दूंगा तो मेरे को यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है। तो इसका नोमेनक्लेचर करूँगा तो मेरे को पता चलेगा 1 2 3 4, यहाँ पर लगा हुआ है एक ग्रुप, तो इसको अपन लोग आइसोब्यूटेन भी आइसोपेंटेन बोल सकते हैं। ठीक है, मैं अपन लोग आगे देखेंगे आइसोनियो का कैसे करते हैं। अब इसका ये तो इसका कॉमन नेम होगा, लेकिन इसका IUPAC नाम बोलूँ तो क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब अपने को लाइन एंगल फार्मूला भी यूज़ करना आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पास कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लाइन खींच के सिर्फ OH डाल देंगे या COOH डाल देंगे। ये सब चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए क्योंकि लाइन एंगल फार्मूला से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं या तो कंडेंस्ड फार्मूला से। ठीक है, अब इसके बाद एक और टाइप का जो फार्मूला बनता है वो है थर्ड टाइप का जो फार्मूला बनता है उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, तो कंडेंस्ड फार्मूला मैं बोलूँ, जब अपन लोग जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें से जितने भी अपन लोग लाइन खींचे थे उनको हटा के अपन लोग ना एक छोटे फॉर्म में लिखते हैं। मान लो मैं बोलूँ पेंटेन, इस बार हेक्सेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हेक्सेन का फार्मूला क्या हो रहा है, C6H14। ठीक है, अब इसका कंप्लीट फार्मूला मैं बनाऊँ तो कितना हो रहा है, H। अभी ये इसका कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब इसी का कंडेंस्ड फार्मूला बनाने के लिए बोलूँ तो आप लिख दोगे CH3 CH2 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 और CH3। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, मतलब कि हमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का टॉपिक सीखना है तो अपने को सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मूले पते होने चाहिए। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपन लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप से ही पूरा नोमेनक्लेचर अपने को डिसाइड हो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अगर अपने को नहीं पता हुआ तो हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह लेने में बहुत मुश्किल जाए, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का भी अलग तरह का नोमेनक्लेचर है, वो भी अपन लोग समझेंगे। तो अल्काइल ग्रुप है क्या, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन। तो अब इसको मैं बोलूँ, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में लिखा है CnH2n-1, तो आपको तो पता ही होगा कि इसके बाद मैं बोलूँ CnH2n+1, मतलब अगर मैं एक हाइड्रोजन कोई भी अल्केन से निकाल दूँ तो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक जस्ट रिवीजन के लिए बताता हूँ। तो अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर मैं इसे एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो अल्कीन का भी याद कर लो ताकि अपना रिवीजन भी हो जाएगा, CnH2n। और अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-1, CnH2n-2।
2 है शायद तक, मेरे को याद नहीं आ रहा है अच्छे से। ठीक है, फिर अल्केन की मैं बात करूँ तो इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा ना, तो इसका मैंने यहाँ 1 लिख दिया। तो अल्केन में से मान लो एक मैं कोई अल्केन ले रहा हूँ, मीथेन ले रहा हूँ, मीथेन है CH3। अगर मैं इससे से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो ये हो जाएगा, अच्छा मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो इससे मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब ये मिथाइल क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसके पास एक हाइड्रोजन की नीड है इसको, मतलब इससे एक हाइड्रोजन निकाले तो इससे कोई भी अलग तरह का कंपाउंड ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह स्टेबल नहीं है, इसकी टेट्रा मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस कारण इसको मिथाइल कह रहे हैं। अगर मैं इथेन से एक हाइड्रोजन निकालूं तो इथेन का मैं कंडेंस्ड फार्मूला लिख लेता हूँ, CH3 तो इसका हो जाएगा CH3CH2, मतलब ये क्या है, इथाइल। अब फिर प्रोपेन से निकालते हैं। अब इससे में एक कॉम्प्लेक्सिटी से आएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हो जाएगा। मैं प्रोपेन के आगे से बात करूँगा तो CH3 CH2 CH3, अब इससे एक मैं H निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पास 2-3 पॉसिबिलिटी बन सकती, क्या देखते हैं अपन लोग, या मैं इस कार्बन से निकालूँ या इस कार्बन से। तो इसी में अपने को बहुत सारा डाउट रहता है बहुत लोगों को, और इसके लिए अलग सा नोमेनक्लेचर होता है, वो भी देखेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH3, ये तो प्रोपाइल ही रहेगा ना। लेकिन मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो उसको मैं बताऊँगा आपको अगले टॉपिक में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, के बाद में बताऊँगा। अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, अगर मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालूँ तो उसको क्या बोलेंगे, वैसे तो बनेगा आइसोप्रोपाइल, तो उसको भी समझते हैं हम लोग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स में 2 टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप क्या है वो सब, उसमें से पहला टाइप है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब क्या, कंटिन्यूअस चेन ऑफ C एंड H एटम, और कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ CnH एटम मैं बोलूँ अगर ये कंपाउंड है, ये इसका एक लाइन एंगल फार्मूला बना रहा हूँ तो ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। जब मैं इसका कंप्लीट फार्मूला बनाऊंगा तो मेरे को एक कार्बन की स्ट्रेट चेन मिलेगी, उसके बीच में कोई भी ब्रांचेस नहीं होंगे, क्योंकि उसके बीच में कोई अल्काइल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं होगा। इस कारण हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रेट चेन है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला लिखते थे C6H14। ये क्या है, एक अल्केन है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब उसमें अब सेकेंड तरह का जो आ रहा है उसको देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नोमेनक्लेचर के टॉपिक में। जो सेकेंड टाइप है उसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अब ब्रांच चेन कंपाउंड्स बोलूँ तो किस तरह के चेन्स, तो अगर मैं कोई कंटिन्यूअस कार्बन की चेन ले रहा हूँ और उसके बीच में 1 और मोर ब्रांचेस है, ब्रांचेस कुछ भी हो सकती है, या तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या कोई साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, या कोई अलग फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, या कोई अलग कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं अपन लोग कि ब्रांच चेन मतलब क्या है, कि कंटिन्यूअस चेन में, कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कोई अपन लोग ब्रांच मतलब कंटिन्यूअस कार्बन चेन में अगर कोई भी ब्रांच अटैच कर लें अपन लोग। ब्रांच मतलब क्या हो सकती है, या तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। अब ये क्या मतलब है इसका, मतलब अगर 1 और मोर, अगर मैं बोलूँ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे बोलूँ तो किस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, और अल्केन में देखूँ तो इसमें एक और क्लासिफिकेशन आता है कि इनको अपन लोग और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड को। ठीक है, तो उनको क्लासीफाई करते हैं अपन लोग आइसो और नियो। मैं सच बताऊँ तो आइसो और नियो ना एक कॉमन नेम्स है, ये IUPAC में इनको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कई ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पर आइसो और नियो को एक्सेप्ट किया जाता है IUPAC में। ठीक है, लेकिन अब मैं इससे पहले जो मैंने कंटिन्यूस चेन बनाया था ना, उसमें जो भी कंपाउंड बनेगा, मान ले मैंने हेक्सेन का एग्जांपल दिया था आपको,
तो हेक्सेन जब मैं लिखूंगा कॉमन एन में और स्ट्रेट है तो एन हेक्सेन लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ये आइसो और नियो क्या है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हेक्सेन का एग्जांपल लेके अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइसो मतलब क्या, जब भी कोई कंटिन्यूअस चेन में वी अटैच अ मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट पोजीशन। अब मैं बोलूँ ये एक हेक्सेन की चेन है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे करते हैं 1 2 3, ये हेक्सेन की चेन है। अब मैंने क्या लिखा है, व्हेन वी अटैच अ मिथाइल ग्रुप मतलब एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। क्या अगर इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये सेकंड कार्बन है, इधर से देखो तो ये सेकंड कार्बन है, लेकिन अगर मैं इधर से सिर्फ देख रहा हूँ ऐसे तो मेरे को पता चलेगा ये एक सेकंड कार्बन है और ये एक। अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दूँ या यहाँ लगा दूँ तब ये क्या बनेगा, आइसोहेक्सेन बनेगा। मतलब ये जो हटा के अपन जो चेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 5 और यहाँ पर मैंने एक लगाया 6, ये क्या है आइसोहेक्सेन, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लगा दूँ इसको बोलेंगे आइसोहेक्सेन, ठीक है। मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब भी अपन लोग सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे जब भी कोई मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको आइसोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं नियो की। नियो में क्या है, जस्ट इसके थोड़ा सा सेम टू सेम, अगर मैं सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे अगर मैं 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो उसको अपन नियो फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक कार्बन हटा के, मतलब मेरे को 6 कार्बन की चेन चाहिए, मतलब हेक्सेन का नियो फॉर्म चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ग्रुप के 2 कार्बन गए और उधर बची चेन कितनी 4 कार्बन की, तो बनाएंगे 1 2 3 4 और सेकेंड है सेकेंड लास्ट, तो ये सेकेंड कहीं से भी देख लो आप यहाँ लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा नियो हेक्सेन, ठीक है। अपने को पता चल गया ना कि आइसो और नियो फॉर्म है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग देखेंगे कि अपन लोग जो अल्काइल ग्रुप है उसमें एक एक्सेप्शन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल प्रोबेबिलिटी तो हर बार एक न एक शिफ्ट में रहता ही है, वो क्वेश्चन को भी देखेंगे। और ये नियो हेक्सेन है तो इसको अपन नियो हेक्साइल कैसे बनाते हैं, कहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं, ये भी देखेंगे। और इसके बाद अपन लोग देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। अगर मेरे को कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसमें कितने तरह के कार्बन हो सकते हैं, तो पहला तो हो सकता है या तो प्राइमरी हो। मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ मीथेन का, मीथेन लो इथेन दे देता हूँ। अगर मैं कोई कार्बन को फोकस करूँ कोई भी कार्बन पे तो मैं इथेन का फॉर्मूला बना देता हूँ, ये है इथेन का फॉर्मूला। अगर मैं मेरा फोकस इस कार्बन पे, ठीक है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन से। मतलब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे अपन लोग प्राइमरी, या इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी कार्बन की। अगर मैं एग्जांपल लूँ प्रोपेन का लूँ तो सी एच, ठीक है, C3H8, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करूँ अगर मैं फोकस कर रहा हूँ इस कार्बन की, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट टू 2 कार्बन, तो ये होगा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब इसकी बात हो गई। फिर इसका टर्शरी कार्बन की बात करते हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन लोग नियो पेंटेन का। अब मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाना है। तो नियो पेंटेन में मतलब 5 कार्बन है और 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, तो अपन लोग के पास कितने कार्बन बचे चेन 1 2 3 और अच्छा सॉरी इसमें क्या करते हैं अपन लोग नियो पेंटेन की जगह आइसोब्यूटेन लेते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटेन क्या है, मेन कार्बन कितने हैं, चेन कितनी होगी 4 की, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन अपन लोग को एक मिथाइल ग्रुप यूज़ करना है सेकेंड लास्ट पोजीशन में लगाने के लिए, तो जो चेन बनेगी वो 3 कार्बन की बनेगी। तो इसमें अपन सेकेंड लास्ट पोजीशन लगा दिए,
तो यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन पे फोकस करूँ तो 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वाटरनरी पे आते हैं। क्वाटरनरी ज़्यादातर बहुत रेयर केस में मिलता है हमको। क्वाटरनरी कार्बन के बारे में कभी पूछता नहीं, लेकिन अपने को याद रहना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए, ठीक है। तो क्वाटरनरी कार्बन के लिए अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं नियोपेंटेन का। अब नियोपेंटेन के लिए मैंने बोला था जैसे कि 3 कार्बन की चेन लो और सेकेंड लास्ट पोजिशन पे CH3 लगा दो। अब मैं अगर इस कार्बन पे फोकस करूँ तो यहाँ पास 4 कार्बन से लिंक है ये, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, तो क्वाटरनरी, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, इस कारण अपन लोग इसको बस दिमाग में रखें तो ठीक है। लेकिन ये सब अपने को पता होना ज़रूरी है। जब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा जिसमें मैं आइसोमरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म को एक साथ पढ़ाऊंगा, उसमें अपने को 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये सब चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा और इससे 100% 3 क्वेश्चन आते ही हैं। इस कारण आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। अगर मैं प्राइमरी कार्बन की बात करूँ, जो भी कार्बन हम लोग देख रहे हैं अगर वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। अगर सेकेंडरी की बात आती है तो जब अपन जो कार्बन को देख रहे हैं अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर टर्शरी में अगर अपन देखें वैसे ही, अगर जो भी कार्बन के ऊपर अपन फोकस रख रहे हैं अगर वो नंबर ऑफ कार्बन उसके 3 हैं तो उसको अपन 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। क्वाटरनरी में क्या जो कार्बन अटैच्ड है वो चारों वैलेंसी एक चारों तरफ से चारों कार्बन से घिरा हुआ है तो उसको क्वाटरनरी बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे अल्काइल ग्रुप से तो उसका नाम क्या होगा, क्योंकि वो भी समझना अपने को बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप्स मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो मैं पहला एग्जांपल ही स्टार्ट करता हूँ। अगर मीथेन, आपने अल्काइल ग्रुप तो समझ लिया होगा पीछे, तो अगर नहीं समझ आया फिर से देख लिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, अगर उससे एक H निकाल दिया तो क्या बनेगा CH3, इसको अपन बोलते हैं मिथाइल। अब वैसे ही सेकेंड बात है इथेन की। अगर मैं यहाँ से एक H निकाल दूँ यहाँ से या कोई भी कार्बन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CH3 CH2, इसको बोलेंगे इथाइल। लेकिन असली चीज़ तो कहाँ जाके अटकती है, जब हम लोग प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला लिखता हूँ CH3 CH2 CH3। तो अगर मैं बोलूँ एक H निकालूँ तो यहाँ पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैं कितनी तरह से H निकाल सकता हूँ यहाँ से, या तो मैं इस कार्बन से निकालूँ या ये कार्बन से निकालूँ। ये मैं बात करूँ तो ये दोनों कार्बन निकालने की तो एक ही बात है ना, क्योंकि मैं किस साइड से देख रहा हूँ पहले कार्बन को वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, ये सबको मैं मिटा देता हूँ ताकि अपने को फिर आगे चीज़ें अच्छे समझ आए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार बोल देता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी क्वेश्चन को गलत करते हैं, जो कि क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होके करेक्टली सॉल्व हो रहा था। इस कारण मैं बताता हूँ। अपन लोग क्या प्रोपेन का देख रहे थे ना, तो प्रोपेन को कैसे बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ से निकाला तो क्या बनेगा CH2 CH2 CH3, इसको बोलेंगे प्रोपाइल। और जैसे कि ये एक स्ट्रेट चेन है तो ये बनेगा N प्रोपाइल, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से CH3 यहाँ से निकालूँ तो क्या बनेगा CH3 CH और ये CH3। जहाँ कि मैं देखूँ अगर जो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा, और ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो आपको बताया था मैंने ब्रांच चेन अल्केन के समय में ही, अगर कोई भी सेकेंड नंबर के कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो उसको आइसोफॉर्म बोलते हैं। तो ये जो बनेगा उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एक आइसोप्रोपाइल भी बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है उसको देखते हैं। मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या है पता है, ऑल आइसो एंड नियो अल्काइल ग्रुप्स आर 1 डिग्री बट आइसोप्रोपाइल इज 2 डिग्री।
वैसे तो आइसोप्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइसोप्रोपाइल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अबे मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इससे आगे जितने भी आइसो और नियो फॉर्म के अल्काइल ग्रुप रहेंगे वो सब प्राइमरी कार्बन रहेंगे, लेकिन जो अपना आइसोप्रोपाइल है वो सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ जो ये कार्बन है इससे 2 कार्बन अटैच्ड है और हमने यहाँ से निकाला है, तो ये कार्बन क्या हुआ 2 डिग्री, इस कारण ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं ब्यूटेन के, ठीक है। तो ब्यूटेन में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, तो उसके बाद आप पेंटेन से आगे आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा अपन लोग देखते हैं ब्यूटेन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखते हैं अपन लोग CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं आपको बताऊं कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है अपनी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मान लो मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से एक कार्बन निकाल सकता हूँ, तो कार्बन निकालते हैं अपन लोग, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ एक वैकेंसी रह गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे N ब्यूटाइल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आप इसको आइसो बोलेंगे? नहीं, क्योंकि अपने को आइसो फॉर्म मिल ही नहीं रहा है। यहाँ कहाँ पर सेकेंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है? नहीं, तो मैं यहाँ से एक H निकाल दूँ, मतलब ये 2 नंबर है, यहाँ से दूसरा नंबर देखते हैं अपन लोग, तो यहाँ से एक H निकाल दो तो क्या होगा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ से एक निकाला तो ये क्या होगा। अब देखो जिस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट को निकाला है वो कार्बन क्या है देखते हैं, तो ये कार्बन क्या है 2 डिग्री कार्बन है, मतलब एक सेकेंडरी कार्बन है, तो मैं इसको बोलूँगा सेक ब्यूटाइल, ठीक है। मतलब अब जब आप देखोगे लॉन्ग चेन कंपाउंड में कोई ऐसा बड़ा सा कंपाउंड लगा हुआ है और सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये तो कॉमन नेम्स है। लेकिन जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर में ब्रांच्ड बड़े बड़े चेन्स देखोगे ना, उसमें एक्सेप्टेड है कि आप सेक ब्यूटाइल लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ से और यहाँ से निकालो तो एक ही बात है, लेकिन अगर इसके बाद अगर मैं इसका और क्या पॉसिबल कंपाउंड बन सकता है तो देखते हैं अपन लोग CH3 आइसोब्यूटेन, इसका एक नेक्स्ट पॉसिबल कंपाउंड है। तो आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा, 3 कार्बन की चेन, उसमें दूसरे नंबर पे अपन ने CH3 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अब कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से निकालो तो एक ही बात है, ठीक है। मतलब मैं इस कार्बन और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो एक ही बात है, तो मैं यहाँ से एक पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस कार्बन से, तो क्या होगा इसे जैसे भी निकाल दो आप CH3 CH CH2 और ये CH3। अब आप देखो कि ये पूरा कंपाउंड अगर H होता तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये आइसोब्यूटेन है। और देखो कि अब जब अपन कोई भी कंपाउंड बड़े से चेन में अगर ये ग्रुप जुड़ेगा, मतलब कोई लंबी सी चेन है 8-9 कार्बन की, उसमें जब भी ये जुड़ेगा तो अपने को पता चल रहा है कि एक आइसोब्यूटेन टाइप दिख रहा है, लेकिन इससे अपन लोग एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं तो अपने को क्या पता चलेगा कि इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। यही कंसेप्ट है। देखो बस आइसोप्रोपाइल को छोड़ के बाकी जितने भी आइसो और नियो फॉर्म के जो भी अल्काइल ग्रुप्स है वो जितने भी रहेंगे हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए, मतलब उनमें कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से नहीं हटा होना चाहिए, जैसे कि जैसे अटैच्ड होने चाहिए। अगर मैं नियोपेंटाइल को लगाऊं वो भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊं तो क्या होगा, तो देखते हैं उसकी एक पॉसिबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है। CH3 CH3। अब आप यहाँ देखो कि जब मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, जब भी कोई ये लंबी चेन से जुड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3 मिथाइल ग्रुप से, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, टर्ट ब्यूटाइल, मतलब ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है। ये कंसेप्ट है मेन। फिर इसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं नियोपेंटाइल का देख के, उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको पेंटाइल का खुद बना ले, क्योंकि ऐसे ही करना होगा आपको, अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब हम लोग समझते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए क्वेश्चन में
और उसके सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाए तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अपन लोग उसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे कि किस किस तरह से अपन लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर हो सकता है, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका मतलब ये है कि IUPAC एक ऐसी कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि केमिस्ट्री में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स न्यू फॉर्म हो रहे हैं, जो भी नई रिएक्शन डेवलप हो रही है, जो जो नए नए साइंस डेवलप हो रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सबको जो कमेटी सी करती है और वेरीफाई करती है उसको बोलते हैं IUPAC। मतलब इसका फुल फॉर्म ये है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में सब उसको IUPAC बोलते हैं। और ये जो जितने भी नए सारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं अभी के समय में, उसको भी ये IUPAC ही देखती है, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं कि IUPAC ब्रांच अल्केन के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपन चलेंगे फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद जाएंगे अल्कीन और अल्काइन की तरफ और उसके बाद साइक्लिक की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रांच अल्केन के बारे में समझते हैं। तो ब्रांच अल्केन में क्या है कि एक पार्ट्स होते हैं, पता है, एक तरीका होता है, मतलब एक फ्लो होता है। आप पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता है, कोई भी वर्ड के सामने जो लगाया जाने वाला छोटा सा फ्रेज या वर्ड है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो पीछे में लगाया जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन लोग का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है हमको, तो उसमें ना अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड दिया है अपने को XYZ जो भी है, लेकिन जो इसमें जो चेन दिख रही है लंबी सी ग्रीन कलर में, वो पैरेंट चेन कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग के जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो लगे हुए फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं, क्योंकि उनके प्रेजेंस में होने से उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्लू कलर में वो ब्रांच है, ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट। ब्रांच मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप ही हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, हेलोजन ग्रुप्स हो सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन लोग वो देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं अपन लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट की बारी। तो सबसे पहले अभी यह है अपना पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम। तो ये पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो जब भी अपन लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड का नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसमें रहते हैं 4 पार्ट। सबसे पहला होता है प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट, फिर आता है सफिक्स, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स है वो बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, तो वो हो सकता है अल्काइल ग्रुप, हो सकता है वो, हो सकता है नाइट्रो ग्रुप, और हो सकता है हेलोजन। और प्रीफिक्स और किस किस में लगाना है वो डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी सीरीज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ले रहे हैं। तो प्रायोरिटी सीरीज पे डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स कौन कौन सा लगेगा, और दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, वो हमको जब पता चलेंगे कब, जब अपन लोग प्रायोरिटी वाइज उनको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो उसको लिख देता हूँ, क्या है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नैन, ठीक है। मतलब मिथ, हिथ, प्रोप, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन। मतलब अपने को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से कितने वर्ड रूट हो सकता है, कितने प्रकार का वर्ड रूट हो सकता है, मतलब कंपाउंड्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स है वो डिनोट करता है अनसैचुरेशन इंडेक्स। अब अनसैचुरेशन इंडेक्स क्या है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये डिपिक्ट करता है अनसैचुरेशन इंडेक्स। फिर उसके बाद आता है अपन लोग का सेकेंडरी सफिक्स, जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब जो भी अपन लोग का जो कंपाउंड है जो प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ऊपर रहेगा वो डिफाइन करेगा अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आपको तो थोड़ा सा नॉलेज होगा, पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और जो हेलो एसिड है वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर रहता है। इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में उन्हीं का नाम ज़्यादातर रहता है अगर कंपाउंड प्रेजेंट है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, आपको प्रायोरिटी सीरीज को याद करने का तरीका भी मैं पूरी बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं 4 रूल्स, मतलब ब्रांच अल्केन के लिए मैं आपको बताऊँगा 4 रूल्स, जिससे कि आप ना क्लियरली पूरी कंपाउंड को लोवेस्ट लोकेंट रूल वगैरह सब चीज़ें आप समझ जाएंगे इसके बाद से, ठीक है।
जो रूल नंबर 1 है IUPAC नोमेनक्लेचर ब्रांच्ड अल्केन के लिए, वो है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, इट विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन। मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो भी आपको कंपाउंड दिया है, मान लो ये क्वेश्चन में कंपाउंड दिया है, तो इसमें आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कि जिसको आप पेरेंट चेन बना सके, मतलब उस चेन के हिसाब से ही आप डिपिक्ट कर सके कि वो कंपाउंड क्या है, उसका मेन वर्ड रूट क्या है, उससे अपन लोग अपना नोमेनक्लेचर कर सके। तो जैसे कि आप कोई कंपाउंड दिया अगर मैं देखूँ तो इसमें जब मेरे को नोमेनक्लेचर करना होगा तो मैं क्या इसको ले सकता हूँ। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। तो अब इधर काउंट कर लेते हैं कार्बन कितने हैं, ठीक है। फिर इस साइड काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की ये चेन है। तो इससे अच्छा कि मैं इसी को ले लूँ ना पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ कार्बन ऐसे लेने पर लेस आ रहे हैं। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि ये जो चेन लेने के बाद मेरे को 8 कार्बन मिल रहे हैं, मतलब जो अपना वर्ड रूट होगा इस कंपाउंड का वो होगा ऑक्ट। ये अपन लोग ने डिपिक्ट कर लिया, क्योंकि पेरेंट चेन तो हमको डिटरमाइन करने आ गई, तो जो कि 8 कार्बन की है, तो इस कारण अपन लोग पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 है क्या, ठीक है। तो रूल नंबर 2 कहता है असाइन द नंबर्स टू द कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन सच दैट द सब्सटीट्यूएंट रिसीव्स द लोवेस्ट पॉसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, मतलब इसका क्या मतलब है। सबसे पहले एक पिछले रूल में एक चीज़ बतानी रह गई थी कि जब भी अपन लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आना कंपलसरी है। अगर कोई से चेन में अगर वो छोटी भी लग रही लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो आपको उसको ऐड करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि अब लोएस्ट लोकेंट। तो सबसे पहले अगर मैं ये कंपाउंड देखूँ तो इसको मैं अगर राइट से करूँ, ठीक है, राइट से करूँ तो नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इसमें जो सब्सटीट्यूएंट आ रहा है वो 6th नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर यही नंबरिंग मैं लेफ़्ट से करूं तो नंबर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं लेफ़्ट से कर रहा हूं तो जो मेरा सब्सटीट्यूएंट है वो 4 से आ रहा है, तो जो भी सब्सटीट्यूएंट होगा उसका 4 से नाम लिख के, मतलब 4 इथाइल नोनेन, ठीक है। मतलब जो सब्सटीट्यूएंट है उसको अगर मैं लेफ़्ट से लेकर अगर मेरे को कम नंबर में आ रहा है तो उसको अपन लोग यूज़ करेंगे अपन लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। अब अगर 3 सब्सटीट्यूएंट मिल जाए तो अपन लोग क्या करेंगे, एक बार अपन लोग राइट से करते हैं। राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे तो सब्सटीट्यूएंट क्या होंगे 2 4 और 5। लेकिन अगर मैं इसी को लेफ़्ट से करूँ तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, इसमें आएगा क्या 2 3 और 5, ठीक है ना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस सब्सटीट्यूएंट को कैसे नंबर करना। इसमें एक और चीज़ है कि अगर 2 सब्सटीट्यूएंट सेम जगह पे आ जाते हैं तो उसको भी क्या करना है, उसको मैं अगले रूल में बताऊंगा। तो देखते हैं अपन लोग अगला रूल। अगर नहीं समझ आया तो इसको फिर से रिवाइंड कीजिए, अपने बुक में एक बार चेक कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ज़्यादा भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, इसका ज़्यादा कन्फ्यूज मत होए आप इस चीज़ में। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग द कार्बन एटम while writing the name of the compound, the substituent which is alphabetically first should be written first irrespective of its locant। मतलब इसका ये है, जब आपने पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर ली कंपाउंड की, फिर उसके बाद जब इसका नेम लिखेंगे तो जो सब्सटीट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है उसको अपन लोग पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपने को फॉलो करना विदाउट सीइंग द लोकेंट रूल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो लेफ़्ट से करेंगे तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अगर मैं इस साइड से करूँ तो इसको 4 मिलेगा और इसको 8 मिलेगा, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा ना। ये क्या है 2 6, तो 2 पे कौन सा अपन लोग का ग्रुप है, मिथाइल, और 6 पे है इथाइल, तो ई पहले आएगा ना, तो अपन लोग लिखेंगे 6 इथाइल 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, नोनेन, अल्केन है, इसका अपन लोग क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। समझ आ गया। मतलब कि अपन लोग के जब भी कोई सब्सटीट्यूएंट
मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 बनाया हूँ, सी सी और सी और सी। ठीक है, अब इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं 1 2 3 4 5 और 6 4 5 6। ठीक है, एक ही बात है। तो अपन लोग लिखते हैं इसमें क्या, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की हुई, तो इसमें अपन लोग लिखते हैं 2 3 डाइमिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। और मैं इसके बाद वाला जो रूल है वो भी बताऊंगा आपको, जो कि बेस्ड है डाइमिथाइल और डाई इथाइल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रूल नंबर 4, जो कि आखिरी रूल है, शायद आखिरी का मतलब 4th रूल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्या कहता है ये समझते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स यूज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई टाई टेट्रा फॉर 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। जब भी कोई कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है, अगर उस पर एक ही जगह पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गए हैं तो उसमें अपने को यूज़ करना है। अगर 2 लगे हैं तो क्या करेंगे अपन लोग, एक ही जगह पे या अलग अलग जगह पे डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज़ करेंगे। आप डाई वगैरह यूज़ करेंगे। फिर अब इसके लिए अब अपन लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 हुई तो ब्यूट आएगा। और पोजीशन क्या है तो लिखेंगे अपन लोग 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, समझ आया आपको। मतलब कि अगर सेकेंड नंबर पे 2 लगे हैं, मान लो थर्ड में भी लगा हो तो क्या लिखते हैं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ गौर करने वाली क्या चीज़ है, हावेवर द इनिशियल अल्फ़ाबेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ऑर्डरिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द फाइनल नेमिंग। मतलब जब अपन लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हो, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, ये क्या है। अब देखो जब इसकी मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 3 3 डाई मिथाइल D। तो ये D से स्टार्ट हो रहा है और ये हो रहा है E से, तो D पहले आएगा क्या E। तो आप बोलोगे D, नहीं ये गलत है। इसमें अपन लोग यूज़ करेंगे सिर्फ क्या M, तो ये सही होगा M। तो क्या लिखेंगे अपन लोग 7 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल, चेन कितने की 9 की, तो हो गई नोनेन। ठीक है, अब इसके बाद का जो पार्ट 2 रूल है वो क्या बोलता है उसको भी समझ लेते हैं अपन लोग। यही पास लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो रूल है वो क्या बोलता है कि पार्ट 2 लिख लेता हूँ मैं। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर CH3 CH2 CH3 जोड़ दूँ और CH3 जोड़ दूँ, अगर अब मैं बताऊँ आपको तो आप नेमिंग किस साइड से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन ले रहे हैं। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँगा तो ये 2 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जिस तरफ से नेमिंग स्टार्ट करनी, मतलब नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करनी जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट हो। तो इसका क्या है इथाइल, इसका क्या है मिथाइल। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप लोग, इधर से। तो इधर से स्टार्ट करने के लिए कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन पेंटेन। ठीक है, अब अपन लोग अगला देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब अपन लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में। अब अपन लोग की असली चीज़ शुरू होगी। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, फिर इसके बाद अपन लोग समझेंगे अल्कीन और अल्काइंस में प्रायोरिटी किसको दी जाती है।
फिर उसके बाद अपन लोग का टॉपिक कवर अप हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन का जो नोमेनक्लेचर है वो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ज़्यादातर आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ऑर्थो, मेटा, पैरा वो भी आपको समझ आ जाएगा, और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है MHT CET में, इस कारण अपन लोग का टॉपिक कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अब नोमेनक्लेचर में अपन लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ आएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में है क्या, ये समझते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है, वो जो भी कोई भी पेरेंट चेन से अटैच हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है। जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्केन के प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, और साथ में मैं बोलूँ मिथेन, तो इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस है। इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये लिक्विड स्टेट में कैसे रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये सब चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है इनके। इस कारण फंक्शनल ग्रुप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इतने अगर आप फंक्शनल ग्रुप समझ गए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बता दूँ इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते ही नहीं, मतलब है लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप फार्मूला और प्रीफिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं एक एक को समझा देता हूँ, ठीक है। तो एसिड हैलाइड मतलब क्या, कार्बन, ऑक्सीजन और हैलाइड। हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं अपन लोग के, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन भी हो सकता है लेकिन बहुत रेयर केस में हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अल्कोहल। अब इनका प्रीफिक्स क्या है, मतलब अब जब भी कोई पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गया तो उस प्रायोरिटी जिसको सफिक्स के लिए प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है अल्कोहल, उसका क्या है प्रीफिक्स, हाइड्रोक्सी, ओल, मिथेनॉल, अल्डिहाइड, CHO, ऑक्सो प्रीफिक्स है उसका। अगर कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर में आ गया तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में पीछे आ रहा है अल्डिहाइड किसी से, तो उसमें आपको ऑक्सो लगाना होगा, अल। वैसे ये सब चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं, बाकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी सब बुक में दिया होता है। इसके बाद अपन जो इम्पोर्टेंट है प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद अपन चलेंगे उसके बाद चलेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। अब हम समझते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा था, वो था प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये क्या है कि कई कई बुक में टेबल में दिया होता है, लेकिन वो टेबल में अपन लोग का क्या है थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से अगर बनाना 4-5 बार अगर आप रोज़ नोटबुक में बनाएंगे, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है अपन लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद आता है ईस्टर, ईस्टर के बाद कार्बोमोइल कार्बोनिल हैलाइड, फिर अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड डबल हो गया है, अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आता है थायोल, अमीन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये भी कवर हो गया कि जब भी अपन नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले अल्कीन का करेंगे फिर अल्काइन का करेंगे, क्योंकि MHT CET में भी पूछा गया है 2-3 बार। मतलब मैंने 2 MHT CET के एग्ज़ाम दिए थे, PCM और PCB की, उसमें मैंने हमेशा देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो हमेशा रहते ही हैं। इसलिए आप अपना 3 से 4 मार्क्स इससे कवर अप कर सकते हैं, और ऐसा है कि आपके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में हेल्प हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लोग को एक चीज़ याद रखना है कि जो नाइट्रो है और जो हेलोजन है और जो ईथर है, उनको हमेशा अपन लोग ना प्रीफिक्स ही में कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे जैसे आगे इन चैप्टर्स का रिवीजन करते जाएंगे अपने को पता चलते जाएगा। तो इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर अपन लोग वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े इजी है क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद अगर हो सके तो मैं 10 मिनट्स में ना आपको पूरे वीडियो में आपको कवर अप करके दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मैं 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा इसके बाद। फिर उसमें देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है MHT CET में। अब ये क्वेश्चन कैसे दिया है अपने को, तो ये क्वेश्चन है इथेन, अपन लोग का जो क्वेश्चन सही है नहीं देख लेता हूँ मैं, ठीक है, हाँ एकदम सही है, ठीक है। अब इसका अपन लोग नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसका 3rd नंबर पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। और ये आ रहा है अपन लोग का इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन तो पेंट, और यहाँ पर 3rd नंबर पे क्या है, कीटोन। कीटोन का मतलब 3 ओन, पेंट 3 ओन, पेंटोन,
पेंटानोन, पेंटानोन, पेंट 3 नोन, ठीक है, ये ऐसे में लिखा जाएगा। अपने को इसमें एक चीज़ याद रखनी, जब भी अपन प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में जो वोवेल है ना, उसको अपने को हटाना पड़ता है, ठीक है। अब वो रूल है, हमको नहीं पता अब उसको क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन पेंट एन ओन, सॉरी ये थोड़ा मेरे से गलती हो गया, पेन 3 ओन, पेंटेनोन, पेंट 3 ओन, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग का आता है ये। अब इसमें अब देखो ब्रोमीन और इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, इसी को देनी है, क्योंकि अपन लोग पहले ही देखे हैं कि जो प्रायोरिटी है वो हमेशा दी जाएगी अल्कोहल को, कि ब्रोमीन को तो हमेशा अपन लोग को प्रीफिक्स में कंसिडर करना था। नेमिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, मतलब सबसे पहले क्या है 4 ब्रोमो 1 ओल 3 2 इन, ठीक है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग देखते हैं अगर यहाँ 1 पोजीशन है तो अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन लोग 3 इनोल, क्योंकि जो पोजीशन है अल्कोहल की वो ऐसे ही है, ठीक है। ये अपन लोग का ये भी एक आंसर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं ये, इसमें अपन लोग नेमिंग करते हैं इस साइड से 1 2 3 4, तो ये होगा अपन लोग का 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं इस कार्बन को काउंट नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ये होता प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा अपन लोग को नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।